नमस्कार, मैं हूं अवनीश और एक बार फिर से हो गया हाजिर आपके सामने लेकर आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही पसंदीदा शो जिंदगी एक दिन। असल में जिंदगी एक दिन, हर आदमी पूछता है मुझसे कि जिंदगी एक दिन क्यों कहते हैं हम इसको। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर आपको मैं बता रहा हूं कि जिंदगी एक दिन होती है। इनफैक्ट हमें रोज के हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए और इसीलिए जिंदगी जो है वो एक दिन की होती है। हर दिन जिंदगी का आखिरी और पहला दिन होना चाहिए। आपको जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए कि शायद कल कभी ना आए और शायद कल कभी था नहीं। जब हम जिंदगी को इस तरह से जिएंगे, जिंदगी को खुल के जिएंगे, जिंदगी को महसूस करके जिएंगे, तभी तो जिंदगी जिंदगी बनेगी, तभी तो जिंदगी का मायने जिंदगी होगा दोस्तों। और इसलिए लेकर हाजिर हो गया हूं ये शो जिसका नाम है जिंदगी एक दिन। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा कहानी रेप, और ये भी बताऊंगा कि रेप आखिर किसका होता है, रेप कैसे होता है, रेप कौन करता है। ये बहुत जरूरी है समझना हमें आपको, क्योंकि उम्र कोई हो, 60 साल, 65 साल, 25 साल, 5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेप हो जाता है उसका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 17 साल, 20 साल, 30 साल या 65 साल, रेप वो करता है दोस्तों। पर सवाल है कि रेप आखिर है क्या, रेप क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। इन्हीं सब चीजों का ताना बुना बुनकर मैं ये कहानी लेकर आया हूं रेप। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ अपनी। सुबह सुबह थी और अखबार में एक न्यूज आई और उससे पता चला कि आज शहर में एक रेप की घटना घट गई है। बस फिर क्या था, पूरे शहर में आपाधापी मच गई। वहां चीनू की दुकान पर, वो जो नुक्कड़ पे चाय की दुकान नहीं है चीनू की, वहां पर 6-7 लोग बैठे हुए थे। उसी में वहां पे मगन भाई भी बैठे थे अपने। मगन भाई ने अखबार का पन्ना पलटा, चाय का गिलास था, एक सिप लिया उन्होंने और रखा उन्होंने, और रखते ही ज्ञानी की तरह बोले, भाई लोग एक और हो गई। ये पुलिस क्या कर रही है, ये प्रशासन कुछ नहीं करता है क्या। तभी चीनू जिसकी दुकान थी वो बोली, अरे मगन भैया, पुलिस से कुछ ना होगा, ये जो सरकार है ना ये निकम्मी है, सरकार बदलेगी तब जाके कुछ होगा। तभी वहां बैठे राजू वो एकदम से बीच में कूद पड़े और बोले, चीनू तू रहने दे, वो देख वहां वो देख कितने टाइट कपड़े पहनी है, देख, और वो जो गला देख, गला उनका यहां तक का गला। हाँ भैया, अगर ऐसे कपड़े पहनेंगी तो भैया नियत तो भटकेगी, नियत तो डोलेगी नहीं। ऐसा कहते ही राजू ठहाके लगाकर हंसने लगा। मगन भाई की कर्कश आवाज गूंजी, राजू क्या ठहाके लगा रहा है, तुझे पता भी है रेप किसका हुआ है। अरे 5 साल की बच्ची थी वो जिसका रेप हुआ है, तुम लोगों को कुछ पता भी है। ऐसा बोलना था मगन भाई का कि वहां सन्नाटा पसर गया। सब चुप हो गए, जैसे वहां कोई बैठा ही नहीं था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जीप वहां हाईवे से, वहां ऊपर सड़क से, वहां से निकली। उसमें 6-7 लोग बैठे थे, सब लड़के थे, और एक नेताजी अपना आराम से ऐसे हाथ रखे सफेद कपड़ों में चले जा रहे थे और नारे लग रहे थे, सरकार हाय हाय, पुलिस प्रशासन चोर है, बदलो, मतलब हमें इंसाफ चाहिए। हर किस्म के नारे लगाते ही वो जीप जो है वो आगे निकल गई। शायद जिला अस्पताल जा रही होगी, क्योंकि वहीं पर तो वो भर्ती थी लड़की जिसका रेप हुआ था। हाँ वहीं गई, देखिए ना, वहीं गई है। जीप अस्पताल पहुंची और कस के ब्रेक लगा। जो पीछे गुर्गे बैठे थे वो तड़ाक तड़ाक से कूदे। नेताजी का एक पांव नेताजी ने जमीन पर रखा, अस्पताल की जमीन पर रखा, और गले को हिलाते हुए चारों तरफ देखा और इंस्ट्रक्शंस देने लगे। बोलने लगे, भाई देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अंदर जा रहा हूं। वो क्या नाम है उस लड़की का, अरे क्या नाम है उसका जिसका रेप हुआ है, खैर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके माँ बाप से मिलके आ रहा हूं अंदर से। तब तक यहाँ पे नारे लगते रहने चाहिए और झंडे दिखाना। और हाँ सुनो, पार्टी की जय जयकार मत करना, जो पार्टी अभी है उसकी जो है मुर्दाबाद बोलो, जो सरकार है उसकी मुर्दाबाद बोलो, पुलिस मुर्दाबाद बोलो, लेकिन अपनी पार्टी की जय जयकार मत करना। रेप का मामला है, मैं मिल के आ रहा हूं, यहां माहौल बनाए रखना।
ऐसा कह के नेताजी अस्पताल के अंदर चल दिए। तभी उनको ध्यान आया कि भाई उनका जो फोटोग्राफर था वो तो आया ही नहीं है। अचानक पूछ बैठे, अरे वो ससुरा फोटोग्राफर कहाँ गया? वो फोटोग्राफर नहीं आया क्या? नेताजी का इतना कहना ही था तक कहीं दुबकते हुए भीड़ के बीच से एक छोटी सी कद का काठी का एक लड़का बाहर आया। अरे नेताजी हम आए हैं सरकार, हम आए गए ना, अरे हम आए, देखिए कैमरा वैमरा लेके आए हैं। अरे तू कहाँ गायब हो जाता है? अच्छा सुन, इधर आ, साथ चल। वो चल वहां पे ना फोटो लेनी है, और ध्यान रखियो फोटो मेरी बहुत अच्छी आई, और जैसे जैसे मैं लड़की के माँ बाप पे मिलूंगा, बात करूंगा उनके साथ, उन पे हाथ रखते हुए वो सारी फोटो लेना, कल अखबार में छपनी है। अरे नेताजी कैसी बात कर रहे हैं आप हैं? अरे हम इतनी बढ़िया फोटो खींचेंगे, आपको पता ही नहीं, इसके तो हम एक्सपर्ट हैं इन फोटो के। हाँ बता रहे हैं आपको, बहुत ही बढ़िया फोटो खींचेंगे, आप चिंता ना करिए, चलिए। हाँ ऐसे ठहाके लगाते हंसते खेलते फोटोग्राफर और नेताजी उनके साथ 2-3 लोग वो चल दिए उस लड़की से मिलने। उनको पता नहीं था कहाँ पे है, तो उन्होंने पूछताछ की और मालूम हुआ कि शायद जनरल वार्ड में वो लड़की है। किसी तरह पूछताछ करते नेताजी जनरल वार्ड की तरफ पहुंचे। जनरल वार्ड में उन्होंने झांक के देखा तो सामने एक बेड पड़ा हुआ था, उस पर सफेद चादर बिछा हुआ था। उस सफेद चादर पे 2 टॉयज थे, सॉफ्ट टॉयज, वो उस पर पड़े हुए थे। बगल में वहां 2 गरीब से एक आदमी एक औरत वहीं पे जमीन पे पड़े हुए थे। नेताजी को लगा यही होंगे और नेताजी धीमे धीमे उनके पास पहुंचे। वहां पर कोई बच्ची नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे नेताजी उस बेड के पास पहुंचे उन्होंने ध्यान से देखा कि 2 प्लास्टिक की ट्यूब, एक ऊपर बॉटल से आ रही थी और एक नीचे से, वो उस चादर के अंदर जा रही थी। नेताजी को तब रियलाइज हुआ कि इसके अंदर कोई है। मुन्नी, जी हाँ मुन्नी वहां अरे आप तो समझेंगे नहीं मुन्नी असल में जो गुड़िया जो हम कह रहे हैं वो मुन्नी उसका असली नाम था। मुन्नी वहां पर लेटी हुई थी। अब 5 साल की इस नन्ही सी जान को कुछ पता ही नहीं था। असल में उसका तो अभी बचपन भी नहीं फूटा था कि दरिंदों ने हैवानियत की वो हद पार कर दी, उसको जिंदगी का वो रूप दिखा दिया जो शायद उसको पता भी नहीं था कि क्या हुआ उसके साथ। उसको अंदाज ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी सिसकियां, उसकी चीख सब कुछ बयान कर रही थी। ऐसे में उसकी चीख को चीरती हुई एक आवाज आई, वो नेताजी के गुर्गे की थी। अरे भाई कहां है लड़की के मां बाप? नेताजी आए मिलने। तो साहब वहीं कोने पे वो कमल और रज्जो दिल पर पहाड़ रखकर भारी आंखों से अपनी बेटी की दशा देख रहे थे। असल में दुर्दशा देख रहे थे। एकदम से ये कर्कश सी आवाज आई तो दोनों चौंक गए। उन्होंने नजरें उठा के देखा तो देखा वहां पर एक सफेद कुर्ता पैजामा में टोपी लगा एक इंसान खड़ा है, उसके पीछे 4-5 लोग खड़े हैं। दोनों घबराते हुए खड़े हो गए दोस्तों, और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। नेताजी ऊंची ऊंची आवाज में बोले जा रहे थे, चिंता ना करिएगा, हमने सरकार से बात कर ली है, एक तो मुआवजा दिलाएंगे आपको, हाँ इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ के बिना मानिएगा नहीं बिल्कुल। नेताजी चिल्लाए जा रहे थे और साथ ही साथ कमल के कंधे पे हाथ रख रहे थे, कभी मुन्नी के पास जा रहे थे, और साथ में वो जो छोटा सा फोटोग्राफर था वो उनकी फोटो खींचा जा रहा था। डॉक्टर्स खड़े थे, परेशान थे, नेताजी से हाथ जोड़े थे, नेताजी आप बाहर जाएं, बहुत शोर मचा है, बाकी और भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, आप बाहर जाएं। पर नेताजी के जूं नहीं रेक रही थी दोस्तों। नेताजी ने अपनी तसल्ली से फोटोएं खिंचवाई, 3-4 बातें बोली और फिर प्रणाम करके चल दिए बाहर। जीप के पास आए और जीप के पास आते एक बार फिर से उनकी जय जयकार होने लगी। चल दिए फिर वो अपने पार्टी ऑफिस की तरफ। रास्ते में वो पुलिस हेडक्वार्टर पड़ता था। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भी काफी गहमा-गहमी थी। पुलिस हेडक्वार्टर के एक रूम में, मीटिंग रूम में कई सारे अफसर मुस्तैदी से बैठे हुए थे। कमिश्नर साहब ने मीटिंग कॉल की, सारे अफसरान को बुला लिया। अब कमिश्नर साहब आने वाले तो उससे पहले एसीपी साहब ने एक फाइल ली और डीसीपी साहब को दी और बोला कि सर जनाब ये देख लें, पॉइंट्स बना लिए मैंने, प्लीज एक बार आप देख लें तो कमिश्नर साहब को बोल देंगे। वो कह ही रहे थे एसीपी साहब, तब तक कमिश्नर साहब अंदर आ गए और बोले, जेंटलमैन वी हैव टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजी, यू नो, सारा दोष पुलिस पे ही आएगा, आप सब लोग जानते हैं।
इतने में एसीपी साहब ने बोला, सर बट इसमें पुलिस का क्या दोष है सर, इसमें तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं है, ये तो स्पॉन्टेनियस क्राइम है ना सर, ऐसे में तो पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है ना। एसीपी साहब, ये जो वर्दी है ना हमने और आपने पहन रखी है, ये जनता की सिक्योरिटी के लिए नहीं है आजकल, ये इनकी गालियां सुनने के लिए है। हाँ तो सबसे पहले हमें मीडिया को हैंडल करना होगा। शर्मा, हाँ शर्मा जी आप तो बहुत सारे मीडिया वालों को जानते हैं, क्यों? आप तो उनको पार्टी शार्टी देते रहते हैं, ऑब्लाइज करते हैं आप काफी, है ना? नहीं सर वो कोई बात नहीं, आपको मीडिया हैंडल करना है, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, पुलिस के खिलाफ ज्यादा फुटेज नहीं आना चाहिए, जो भी फुटेज पुलिस के खिलाफ है वो कट जाना चाहिए, राइट? जी जनाब, जी। शर्मा जी के बाद नंबर आया गोयल साहब का। कमिश्नर साहब ने कहा, और गोयल तुम वो क्या नाम है उस लड़की का, अरे उसका क्या नाम है लड़की का जिसका रेप हुआ अभी, खैर उस लड़की के माँ बाप से मिलना और उनको बोलना कि पुलिस उनके साथ है और ज्यादा वो पुलिस के खिलाफ ना बोले, उनको 10 लाख का ऑफर भी दे देना। अब देखना वो ज्यादा पुलिस के खिलाफ बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है? और मुझे वहां पीएम ऑफिस जाना है तो मैं जा रहा हूं। हाँ कुमार, तुम यार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कहीं होती है तो उसको संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। और ये जो नेता वेता है ना, 2-4 ठोक देना सबके, समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं। और हाँ ध्यान से, नहीं तो कल बात कोई बढ़ जाए। मैं जा रहा हूं यार, ये नई पार्टी कौन सी है वो बहुत चहक रही है, उसके नेताओं को खास तौर से ध्यान रखना उनका। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे वहां पीएम ऑफिस जाना, वहां भी जवाब देना यार। ये तो मेरे ना अपना कुकर्म कर गए और मेरी गद्दी खा जाएंगे यार ये लोग। लेट मी हैंडल पीएमओ, ओके गाइस। ऐसा कहते हुए कमिश्नर साहब वहां से निकल गए। निकल के वो बाहर आए। बाहर एक बड़ा सा शीशा था, शीशे के सामने उन्होंने अपनी कैप को ठीक किया और अपने वर्दी को सही किया और चल पड़े प्रेस को फेस करने, जो बाहर पीएचक्यू के बाहर खड़ी थी। जैसे ही कमिश्नर साहब पीएचक्यू के बाहर आए, सवालों की एक लड़ी उनके सामने आ गई। सर ये देश में क्या हो रहा है सर? पुलिस कुछ कर नहीं रही है सर, ये कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। कमिश्नर साहब, पुलिस सो रही है क्या? बलात्कारी पकड़े भी जाएंगे या बस भाषणबाजी होती रहेगी? कमिश्नर साहब ने एक बार सबको बहुत पैनी निगाहों से देखा और बोले, हमें अपना काम करने दीजिए, हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमने कई जगह पर पुलिस फोर्स भेज दिया है, टीम बना दी है हमने, मुलजिमान बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, आप आश्वस्त रहिए। ऐसा सुनना था कि एसडी चैनल का जो रिपोर्टर था वो मुस्कुराया और उसको याद आ गया कि कल रात में ड्रिंक्स के ऊपर कमिश्नर साहब यही कह के तो हंस रहे थे। खैर वो भी तुरंत उठा और अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। स्ट्रेटजी रूम में बॉस पहले से ही विराजमान थे। आनन फानन में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। लिसन गाइस, वो हु गॉट गर्ल्स पेरेंट्स शॉट्स, हाँ तुम बनर्जी, वो इमोशनल वाले, आंसू वाले, वो जिसमें ब्लड हो ना, वो वगैरह, वो शॉट्स कुछ ले लो और उनसे एक 30 सेकंड का क्लिप बनाओ और कैप्शन लगा दो कि दामनी के बाद गुड़िया के बाद अगला कौन, क्या आप? ऐसा कुछ एक बहुत ही कैचिंग सा कुछ डाल के एक लिखो उसमें कि स्पेशल टॉक 1 घंटे का रात में कुछ इस टाइप का बना के और उसको बार बार क्लिप चलाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हाँ, वो फर्नांडिस, ये फर्नांडिस कहाँ है? अरे उसको बोलो ना कि अपने सारे एडवर्टाइजर्स को कॉल करे, उनको कॉन्टैक्ट करे एड्स के लिए और समझा दे आईपीएल से ज्यादा व्यूअरशिप आने वाली है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा एड ले और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अरे हाँ फर्नांडिस, कहाँ थे तुम? देखो, यू कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिलेगी। हम वो इमोशनल क्रिएटिव प्रोमो बनवा रहे हैं, वो चलेगा। उससे पहले सबके पास कॉन्टैक्ट करना और रेवेन्यू फर्नांडिस आने चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे जाना है अभी, वो क्या कहते हैं, पीएमओ के वहाँ कमिश्नर साहब भी पहुंच गए होंगे, तो मैं वहां से जब लौट के आऊंगा और पार्टी ऑफिस भी मिलता आऊंगा। तो यू गाइस टेक केयर, जब तक मैं ये सब तैयार हो जाना चाहिए और प्रोमो मुझे रास्ते में रन करता दिखना चाहिए। ऐसा कहते हुए बॉस वहां से निकले। अपने ड्राइवर को बोला कि अपनी जो उनकी मर्सिडीज गाड़ी है वो निकाले
और चलते चलते बोले, अरे वो नई लड़की कहाँ है, उसको बोलो जो बाकी चैनल्स हैं उस पर भी नजर रखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, यू नो वी हैव टू काउंटर एंड वी हैव टू आउटडू देम। तो उनको ध्यान रखना बहुत इस चीज का। कहते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए पीएमओ की ओर। वहीं शहर में दूसरे कोने पे वहां एक रेडियो स्टेशन था। रेडियो स्टेशन में भी चहल पहल थी। वहां के बॉस भी अपने स्टाफ को बैठा कर सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि भाई देखो, एक बहुत ही कैची सा बढ़िया सा ना एक प्रमोशन बना दो, इमोशनल होना चाहिए, और उसमें ना वो बेचारी अबला नारी इस टाइप का 30 सेकंड का कोई गाना हो ना, वो बना दो और वो बार बार चलाओ उसको। और जब उसको चलाओगे तो हमारे पास यू नो टीआरपी रेटिंग बढ़ेगी, लिसनर्स आएंगे, और जैसे ही लिसनर्स आएंगे ना हाँ, तो तुम एडवर्टाइजर से बात कर ली। एडवर्टाइजर्स से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू यहीं से जनरेट होगा। और देखो यार, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ को वो मूवी का प्रॉमिस किया था, तो यू नो 3 घंटे के बाद में आऊंगा, तब तक ये सारी चीज हो जानी चाहिए। डोंट वेट फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस, जस्ट फॉलो इट एंड डू इट। और बाकी पे भी ध्यान रखना क्या कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मूवी के बाद आता हूँ, ओके बाय गाइस। जाते जाते बोले कि वो मैं ना पार्टी ऑफिस भी होते आऊंगा, रास्ते में ही पड़ता है। वहां पार्टी ऑफिस में जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में, वहां पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में अलग गहमा-गहमी थी। वहां पे नए नए पर्चे छप रहे थे, बैनर्स बन रहे थे, और बहुत सारे वॉलंटियर्स बुला लिए गए थे। वहां भी इंस्ट्रक्शंस की झड़ी लगी हुई थी और उनको समझाया जा रहा था कि अरे देखो, जितनी वो लेडीज है कहाँ है सारी, आप सामने आओ, आप सामने आओ जरा। हाँ सुनो, जैसे ही प्रेस आए, मीडिया आए, आपको छाती पीट पीट कर रोना है, ध्यान है, आंसू दिखने चाहिए, आंसू मीडिया के सामने बिल्कुल आंसू आने चाहिए आप लोगों के, और ऐसे नहीं, तेज और तेज रोना आपको। और वो नए लड़के कहाँ हैं, इस बार नए लड़के बहुत कमाल कर रहे हैं, जितने भी नए जिन्होंने ज्वाइन किया ना वो बहुत अच्छे हैं, उनको आगे प्रमोट करो। और हाँ, उनको बता देना मोर्चे के बाद बियर पार्टी है, सारे वहीं आ जाएंगे। दोस्तों, शहर क्या, सारा देश जुट गया था गुड़िया को इंसाफ दिलाने में। गुड़िया जी हाँ, यही नाम से हम उसको जानते हैं। उसका असली नाम तो न जाने कहां पहचान में गुम हो गया था। पुलिस क्लेम कर रही थी कि वो सब कुछ कर रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और सुरक्षा प्रबंध को मजबूत कर देगी, वो आश्वासन बार बार दिए जा रही थी। वहीं मीडिया सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा करके अपने कमर्शियल टाइम वसूल कर रहा था और सवाल पर सवाल लागे जा रहा था। ऑपोजिशन भी सवालों पूरी लिस्ट लिए तैयार था और दागे जा रहा था। वहीं अस्पताल में एक हुजूम इकट्ठा था और जो डॉक्टर्स थे जो गुड़िया को अटेंड कर रहे थे, वो हर थोड़ी देर बाद कैमरे पे आते, मुस्कुराते हुए गुड़िया का हाल बता के चले जाते। और वहीं मुन्नी, गुड़िया या उसके माँ बाप वहीं अस्पताल के कोने में पड़े हुए थे और अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे थे। चीख चीख कर वो अपनी बात बताना चाहते थे कि उन्हें इंसाफ और उनकी बेटी की सलामती दे दो, क्योंकि हर सवाल पर गुड़िया का रेप हो रहा था। जब भी कोई नेता, अभिनेता ये सवाल करता ना कि क्या ये वही लड़की है, तब उस नजर से गुड़िया का रेप होता। जितनी बार गुड़िया की तस्वीर चैनल्स पर दिखाई जाती, उतनी बार गुड़िया का रेप होता। वहीं रेडियो पर जितनी बार कोई भी सोशलाइट गुड़िया की, मुन्नी की बेचारगी दिखाता, लाचारी दिखाता, उस पर कमेंट करता, तब गुड़िया का रेप होता। सुबह सुबह जब मगन भाई चाय की चुस्कियां लेते हुए इस बलात्कार पर अफसोस जताते, तब गुड़िया का रेप होता। मुन्नी की मां बाप की आंख में प्रश्न साफ झलक रहा था। बलात्कार का दोषी सिर्फ वही व्यक्ति क्यों जिसने एक बंद कमरे में 5 साल की बच्ची की इज्जत लूटी, जिस बच्ची को इज्जत का मतलब भी नहीं पता? या फिर वो सारे लोग बलात्कारी हैं जिन्होंने उस बंद कमरे के बलात्कार को सबके सामने लाकर चिल्ला चिल्ला के नंगा कर दिया? उनकी आंख का सूखा आंसू इस बात का जवाब शायद कभी ना मांग पाएगा। दोस्तों, मुन्नी के अलावा एक प्रश्न और उठ रहा है कि गुड़िया के बलात्कारियों ने क्या सिर्फ गुड़िया का ही रेप किया? नहीं दोस्तों, उन बलात्कारियों ने अगर रेप किया है ना, तो वो हमारे सिस्टम का है, मीडिया के बेहुदे उसूलों का है, सरकार के खोखले वादों का है, जनता की
बेहद छोटी सोच का है, मगन बाई की चाय की चुस्कियों का, हमारा आपका, हम सबकी नैतिकता का, आदर्शवादिता का, झूठे ढकोसलों का, सभी का तो बलात्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी रेप। आपकी कहानी कैसी लगी? आपने मेरे सवाल सुने, आपने गुड़िया के माँ बाप के सवाल सुने। आपको मुझे लिख के भेजना है कि रेप आखिर हुआ किसका, किसने किया। मेरी ईमेल आईडी है avanish@radiozindagi.com। इस पर लिखिएगा, मुझे आपकी मेल्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। एक और कहानी लेकर फिर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए अवनीश को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।